इससे पहले की वीडियो में हमने जनरल एनेस्थीसिया के कुछ कॉम्प्लिकेशंस को डिस्कस किया था। अब इस वीडियो में हम बाकी बचे हुए कॉम्प्लिकेशंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। और हमने लास्ट वीडियो में देखा था कुछ रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस, उन्हीं में अब नेक्स्ट है हाइपोवेंटिलेशन। हाइपोवेंटिलेशन जो होता है ये नारकोटिक्स, बेंजोडाइज़ेपिन, बारबिचुरेट्स के ओवरडोज की वजह से होता है, या फिर कोई सेंट्रल नर्वस सिस्टम का डिसऑर्डर हो। इसके अलावा ओवरडोजेज ऑफ इन्हालेशनल एजेंट्स, या फिर रिवर्सल जो है वो सही से ना दिया जाए, इनएडिक्वेट रिवर्सल दिया जाए, या फिर थोरेसिक और एब्डोमिनल सर्जरीज़ में पेन या स्प्लिंट्स का इस्तेमाल किया जाए। दैट मीन्स स्प्लिंट्स अगर हम यूज़ करते हैं थोरेसिक या अपर एब्डोमिनल सर्जरीज़ में, जिसकी वजह से लंग के एक्सपांशन में दिक्कत आती है या रेजिस्टेंस होता है और उसके नतीजे में हाइपोवेंटिलेशन होता है। इसी तरह से वेंटिलेटरी सेटिंग जो है वो इनएप्रोप्रिएट हो, जिसकी वजह से पेशेंट को सही से इन्हालेशनल एयर ना मिल पा रही हो, या फिर मशीन या सर्किट में लीक हो, या हाई स्पाइनल या हाई एपिड्यूरल एनेस्थीसिया दिया गया हो, तो इस कंडीशन में हाइपोवेंटिलेशन की कंडीशन पैदा हो जाती है। इसका ट्रीटमेंट होगा, वी हैव टू ट्रीट द कॉज। इसके अलावा नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन है रेस्पिरेटरी सिस्टम में कफ और हिकअप्स। आमतौर पे अगर थायोपेंटिन का यूज़ किया गया हो और उसके ज़रिए पेशेंट को लाइट एनेस्थीसिया प्रोड्यूस हुआ हो, तो इस कंडीशन में पेशेंट कफ या हिकअप की कंप्लेन करेगा, या हमें पेशेंट में कफ या हिकअप्स मिलती हैं, तो हमें डेप्थ को इंक्रीज़ कर देना है। एनेस्थीसिया की जो डेप्थ है उसे इंक्रीज़ कर देना है विथ इंक्रीज्ड डोज। नाउ द नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन इज़ न्यूमोथोरैक्स। कुछ सर्जिकल कॉजेज़ ऐसे हैं जैसे रिब्स रिसेक्शन, रीनल सर्जरी और सुप्राक्लेविकुलर ब्लॉक। इन कंडीशन में एयर का अकुमुलेशन होता है थोरेसिक कैविटी में या प्लूरल कैविटी में, जो कि कहलाती है न्यूमोथोरैक्स। इसमें ट्रीटमेंट के तौर पे हमें चेस्ट ट्यूब के ज़रिए एयर का ड्रेनेज करना होता है वाटर टब में। नाउ द सेकंड इज़ पल्मोनरी एटेलेक्टेसिस। एटेलेक्टेसिस का मतलब होता है कि किसी चीज़ के एक्सपांशन में दिक्कत हो या एक्सपांशन, नॉर्मल एक्सपांशन ना हो पाए। तो एटेलेक्टेसिस में ये होता है कि लंग का कोई सेगमेंट या कोई पार्ट जो है उसका कोलैप्स होता है, वो पूरी तरह से एक्सपांड नहीं हो पाता, और ये आम तौर पे या मोस्टली देखा जाता है ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन, जो कि सिक्रीशंस की जमा होने की वजह से होता है। और ये पल्मोनरी एटेलेक्टेसिस ये मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है जनरल एनेस्थीसिया की। इसके अलावा नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन है लंग एब्सेस। जब सिक्रीशन ट्रैकियल ट्री में जमा रहता है, ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलाई, इन सब चीज़ जगह पर, तो वहाँ पे न्यूमोनाइटिस डेवलप होती है। और न्यूमोनाइटिस के सीक्वेल में या उसके रिज़ल्ट में या उसके सब्सिक्वेंटली या उसका फेट जो होता है वो लंग एब्सेस में भी हो सकता है। इसी तरह से एक कॉम्प्लिकेशन है पल्मोनरी एम्बोलिज्म। मतलब पल्मोनरी वेसल्स में एम्बोलाई बन जाता है। आम तौर पे ये ऑपरेशन के सेकंड वीक में होता है, लेकिन कभी कभी ये दूसरे या चौथे दिन भी हो सकता है ऑपरेशन के। जब हम इस ऐसे पेशेंट्स में एक्सरे चेस्ट लेते हैं तो इसमें लीनियर शेडो मिलता है। इसी तरह ईसीजी में राइट वेंट्रिकुलर स्ट्रेन मिलेगा। अगर मैसिव एम्बुलस है तो इस कंडीशन में पेशेंट कार्डियक अरेस्ट में जा सकता है।
तो प्रिवेंशन ऑफ डीवीटी के लिए पेशेंट को हम अर्ली एम्बुलेशन के लिए कहेंगे और न्यूमेटिक कॉम्प्रेशन देंगे काफ मसल का। इसी तरह लेग मूवमेंट करेंगे जब पेशेंट बेड रिडन होगा या उसने मूवमेंट स्टार्ट नहीं की है, तो इस कंडीशन में भी लेग की मूवमेंट करानी है। और लो डोज हेपेरिन देना है एज अ प्रोफाइलैक्टिक। अगर स्मॉल एम्बुलस है तो इस कंडीशन में एंटीकोगुलेंट्स यूज़ करेंगे लाइक हेपेरिन। अगर लार्ज एम्बुलस है तो इस कंडीशन में स्ट्रेप्टोकाइनेस थेरेपी यूज़ करेंगे। अगर एम्बुलस बहुत ज़्यादा मैसिव है, दैट मीन्स पेशेंट जो है वो कार्डियक अरेस्ट में आएगा, तो जब पेशेंट कार्डियक अरेस्ट में आएगा तो हमें कार्डियक रिससिटेशन देना है पेशेंट को। पहले रिससिटेट करना है पेशेंट को, उसके बाद सर्जिकल रिमूवल ऑफ एम्बुलस जो कि एम्बोलेक्टोमी कहलाता है। अब नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की। इसमें हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन, कार्डियक अरेस्ट, कार्डियक अरिथमियाज, ये 4 कॉम्प्लिकेशन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के हैं। तो उसमें 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन इसके कॉजेज़ को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, इंट्रा ऑपरेटिव कॉजेज़ और पोस्ट ऑपरेटिव कॉजेज़। इंट्रा ऑपरेटिव कॉजेज़ में आता है लाइट एनेस्थेशिया, लैरिंजियोस्कोपी के को क्या रिस्पॉन्स जो है, रिस्पॉन्स टू लैरिंजियोस्कोपी, इंट्यूबेशन, हाइपरकैप्निया, फियोक्रोमोसाइटोमा और कुछ ड्रग्स जैसे कि केटामिन, इनकी वजह से इंट्राऑपरेटिव पीरियड में ये इंट्राऑपरेटिव कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से हाइपरटेंशन होता है। इसी तरह से पोस्ट ऑपरेटिव कॉजेज़ जो हैं पेन, हाइपरकैप्निया, फुल ब्लैडर और इमरजेंस डिलीरियम, ये सारी कंडीशन जो है वो पोस्ट ऑप कॉजेज़ हैं। इसके बाद है नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन है हाइपोटेंशन विच मे अकर इन पेरी ऑपरेटिव पीरियड, दैट इज़ इंट्रा ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड। उसके कॉजेज़ जो हो सकते हैं एनेस्थेटिक, ऑल एनेस्थेटिक ड्रग्स जो है वो हाइपोटेंशन कॉज करती है। इनएडुकेट फ्लूइड इन्फ्यूजन या एक्सेसिव लॉस हो रहा हो, चाहे ब्लीडिंग के ज़रिए या फिर पैरासिंथेसिस वगैरह की गई हो, या फिर कार्डियक अरिथमिया भी कॉज कर सकता है हाइपोटेंशन। तो इसका ट्रीटमेंट जो होगा एडिक्वेट फ्लूइड इन्फ्यूजन करेंगे, वासोप्रेसर्स का यूज़ करेंगे, इसके अलावा आइनोट्रॉप्स हम इस्तेमाल करेंगे। अब नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन है कार्डियक वैस्कुलर सिस्टम में, दैट इज़ कार्डियक अरेस्ट। मोर देन 80% केसेस में कार्डियक अरेस्ट जो है वो इंडक्शन के वक्त होता है। अब नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन है मायोकार्डियल इस्कीमिया। इस्कीमिया मीन्स लेस ब्लड सप्लाई या इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई। तो मायोकार्डियम यानी कार्डियक मसल का इस्कीमिया होने लगता है, और ये कब होता है, कुछ स्ट्रेस कंडीशंस जैसे कि सर्जरी, एनेस्थेशिया। तो ये स्ट्रेस कंडीशन जो होती है कुछ ससेप्टिबल केसेस में मायोकार्डियल इस्कीमिया को प्रेसिपिटेट करती है, मतलब उसके चांसेस बढ़ जाते हैं ससेप्टिबल केसेस में। तो इसका ट्रीटमेंट जो है ऑक्सीजनेशन, यूज़ ऑफ मॉर्फिन, आइनोट्रॉप्स का इस्तेमाल करेंगे, थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी देंगे, नाइट्रोग्लिसरीन देंगे और इंट्रावर्टिक बलून का इस्तेमाल करते हैं। अब नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन है ऑक्यूलर कॉम्प्लिकेशन, दैट इज़ जनरल एनेस्थेशिया की वजह से आई में क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। तो उसमें सबसे मेन है एक्सपोजर केराटाइटिस, जो कि कॉर्नियल एब्रेजन भी कहलाता है। अगर आँखें ड्यूरिंग प्रोसीजर खुली रह जाएं तो इस कंडीशन में ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स जो है वो लॉस हो जाता है और उसकी वजह से कॉर्नियल एब्रेजन होता है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए
आर्टिफिशियल टीयर अप्लाई करेंगे, या फिर आई ऑइंटमेंट का यूज़ करा जाएगा, या फिर ड्यूरिंग प्रोसीजर हमें आई पैड्स का इस्तेमाल करना है। रीनल फंक्शन इम्पेयरमेंट, इसका मेन कॉज जो है वो हाइपोटेंशन है, और ऐसे एनेस्थेटिक एजेंट्स जो कि नेफ्रोटॉक्सिक इफेक्ट रखते हैं, उसके एग्जांपल में है मिथॉक्सीफ्लोरेन, उनके नतीजे में रीनल फंक्शन इम्पेयरमेंट होता है, दैट इज़ RFT जो है वो एबनॉर्मल आएगी। ठीक है, अब है इम्पेयर्ड हेपेटिक फंक्शन, इसका भी मेन कॉज जो है वो हाइपोटेंशन है, हाइपोटेंशन और हेपेटोटॉक्सिक एनेस्थेटिक्स लाइक हेलोथेन। इन दोनों कंडीशन में हाइपोटेंशन इज़ अ कॉमन कॉज। हाइपोटेंशन से इन ऑर्गन्स की तक ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, जिससे इनके सेल डैमेज होने लगते हैं, और उसके नतीजे में इनका फंक्शन जो है वो इम्पेयरमेंट होता है, फंक्शन में इम्पेयरमेंट होती है, या फंक्शन सही से नहीं कर पाते हैं। एनाफाइलेक्टिक और एनाफाइलेक्टॉइड रिएक्शंस, इसका इंसिडेंस 10,000 पर्सन में एक को होता है। ये मोस्ट कॉमन कॉज है, या इसका मोस्ट कॉमन कॉज पेरी ऑपरेटिव पीरियड में जो होता है वो एंटीबायोटिक्स की वजह से होता है। इसमें ख़ास तौर पे पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन, और सेकंड आता है लेटेक्स की एलर्जी हो, जो कि ग्लव्स में इस्तेमाल होता है। 60 to 70% केसेस में मसल रिलैक्सेंट्स की वजह से, ख़ास तौर पे रिक्यूरोनियम की वजह से एनाफाइलेक्टिक रिएक्शंस होते हैं। और सेकंड नंबर पे सक्सामिथासोन, ये नॉन डिपोलराइजिंग मसल रिलैक्सेंट है। इसका ट्रीटमेंट एयरवे का मैनेजमेंट करेंगे। इसके अलावा एड्रेनालिन देते हैं। अगर हम सबक्यूटेनियसली देना है तो 0.5 से 1 मिलीग्राम पर केजी वेट के हिसाब से देते हैं। इंट्रामैस्कुलर रूट से अवॉइड करते हैं, क्योंकि इसकी वजह से सिग्निफिकेंट मसल की नेक्रोसिस होती है, और अगर लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है तो इस कंडीशन में इंट्रावेनसली एड्रेनालिन का यूज़ होता है। इसी तरह से स्टेरॉइड्स देंगे, जिसमें हाइड्रोकॉर्टिसोन का यूज़ हो सकता है, और इसके अलावा हिस्टामिन एंटागोनिस्ट देंगे। अब है न्यूरोलॉजिकल कॉजेज़ लाइक कन्वर्जन। फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ कन्वर्जन, और कन्वर्जन का जो मेन कॉज है वो है हाइपोक्सिया, या फिर कोई सेरेब्रोस्पाइनल एक्सीडेंट हो, कोई ट्रॉमा हो, कोई इंजरी हो, या फिर कुछ ड्रग्स ऐसी हैं जैसे कि लोकल एनेस्थेटिक्स, मेथोहेक्सिटोन, इन्फ्लुरेन, एट्राक्यूरियम, ये सारी मेडिसिन जो है ये कॉज कर सकती है कन्वर्जन। तो इसका ट्रीटमेंट में हम एयरवे का मैनेजमेंट करेंगे, और एंटी कन्वर्जन लाइक गाबापेंटीन, कार्बामेज़ेपिन और प्रीगाबेलिन। सेकंड कॉम्प्लिकेशन है डिलेड रिकवरी, मतलब एनेस्थेशिया के बाद जो रिकवरी है उसमें डिले हो, देरी हो, या देर तक एनेस्थेटिक इफ़ेक्ट कायम रहे। इनएडिक्वेट रिवर्सल दिया जाए, रिवर्सल जिस ड्रग से दे रहे हैं उसका अमाउंट, डोज कम है, या फिर ओपियाइड, बेंजोडाज़ेपिन या इन्हालेशनल एजेंट का ओवरडोज दिया गया है, जिसकी वजह से रिकवरी में डिले हो रहा हो, या फिर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो, या एसिड बेस एबनॉर्मलिटीज़ हो, या मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटीज़ हो जैसे हाइपोग्लाइसेमिया। मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटी की वजह से एनेस्थेटिक एजेंट्स का मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, वो धीरे से एक्सक्रीट होंगे, तो उनका इफ़ेक्ट देर तक रहेगा बॉडी में। और इसी तरह से जो रिवर्सल के लिए जो मेडिसिन यूज़ हो रही है उसका मेटाबॉलिज्म स्लो होने से वो जल्दी एक्ट नहीं करेगा और रिकवरी देर से होगी। इसी तरह से अगर लीवर और किडनी का फंक्शन सही से ना हो रहा हो, वो सही से फंक्शन ना कर रही हो,
तो जो एनेस्थेटिक ड्रग्स हैं या ओपियाइड्स हैं या बेंजोडाइज़ेपिन्स हैं, तो ये बॉडी से जल्दी एक्सक्रीट या उनका अखराज नहीं हो पाएगा, तो उनका इफ़ेक्ट देर तक रहेगा। ठीक है। इसी तरह से अगर पेशेंट शॉक में चला जाता है या फिर कोई कार्डियोवैस्कुलर एक्सीडेंट होता है, तो इस कंडीशन में डिलेड रिकवरी होती है। तो इसका ट्रीटमेंट जो होगा अकॉर्डिंग टू हम कॉज करेंगे। ठीक है। अब क्रैनियल नर्व पाल्सीज हो सकती है। इसके अलावा पेशेंट जो है ड्यूरिंग प्रोसीजर उसमें अवेयरनेस आ सकती है, मतलब उसका सिडेशन या इनएडुकेट एमनेशिया हो सकता है। इसका इंसिडेंस लेस देन 1% केसेस में होता है, लेकिन ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है मेडिको लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसमें मोस्ट कॉमन जो अवेयरनेस होती है वो ख़ासतौर पे ऑडिटरी होती है। इसका प्रिवेंशन के तौर पे हमें प्री मेडिकेशन जब करेंगे तो बेंजोडाइज़ेपिन और इन्हालेशनल एजेंट्स का इस्तेमाल करेंगे ड्यूरिंग एनेस्थीसिया। अब एक्स्ट्रा पिरामिडल इफ़ेक्ट, ये 5th कॉम्प्लिकेशन है न्यूरोलॉजिकल सिस्टम में। ये आमतौर पे न्यूरोलेप्टा एनाल्जेसिया के साथ देखा गया है। एक कॉम्प्लिकेशन है एजिटेशन एंड डिलीरियम, और ये ख़ास तौर पे दर्द, फुल ब्लैडर और ड्रग्स के नतीजे में होता है। तो इसके इलाज के तौर पे हमें पेशेंट को सीडेट करना है, पेशेंट को मिडाज़ोलम का इस्तेमाल करना है, या फिर जो भी कॉज है जैसे पेन है उस कंडीशन में एनाल्जेसिक्स देंगे, या फिर फुल ब्लैडर है तो पेशेंट को कैथेटराइज कराएंगे। नाउ पेरिफेरल न्यूरोपैथी, मोस्टली जो मोस्ट कॉमन नर्व की इंजरी होती है वो अल्नार नर्व है। 34% अल्नार नर्व की इंजरी होती है। इसके अलावा ब्रैकियल प्लेक्सिस 24% और इन लास्ट लैटरल पॉप्लिटियल नर्व। इसके अलावा अकॉर्डिंग टू द साइट ऑफ ऑपरेशन वहाँ की नर्व की इंजरी या डैमेज हो सकता है। नाउ द कॉजेज़, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉल्टी पोजीशन, पेशेंट की पोजीशन सही ना हो, डायरेक्ट इंजेक्शन इन नर्व फाइबर, या फिर टॉर्निकेट एप्लीकेशन। अगर टॉर्निकेट को का प्रेशर 100 mmHg से ज़्यादा हो या अबव सिस्टोलिक प्रेशर हो, या फिर टॉर्निकेट का एप्लीकेशन मोर देन 2 आवर्स के लिए किया जाए, मतलब 2 घंटे से ज़्यादा टॉर्निकेट लगा रह जाए, तो इस कंडीशन में नर्व पे कॉम्प्रेशन होता है, जिससे नर्व की न्यूरोपैथी होती है। ठीक है। अब इसी तरह से प्रोलॉन्ग्ड हाइपोटेंशन के नतीजे में भी नर्व इस्कीमिया होता है, और जिसके नतीजे में न्यूरोपैथी डेवलप होती है। अब है 8th परमानेंट ब्रेन डैमेज। अगर हाइपोक्सिया देर तक रहे, जिसके नतीजे में ब्रेन तक ऑक्सीजन की सप्लाई कम होती है और ब्रेन सेल डेड होते हैं। इसी तरह से कार्डियक अरेस्ट की वजह से भी पंपिंग सिस्टम में प्रॉब्लम होती है और ब्लड का आउटपुट कम हो जाता है या नहीं के बराबर हो जाता है बिल्कुल। अब प्रोलॉन्ग्ड हाइपोटेंशन, सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट्स, इसके अलावा अगर इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ जाए, तो इन सब वजूहात की बिना पर भी या इन सब वजूहात के नतीजे में भी परमानेंट ब्रेन डैमेज होता है। GIT कॉम्प्लिकेशंस ऑफ जनरल एनेस्थीसिया, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट साइन सिम्टम्स जो मिलते हैं वो है नॉशिया एंड वोमिटिंग, एंड दिस इज़ द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ जनरल एनेस्थीसिया, जिसका इंसिडेंस मोर देन या अप टू 40% केसेस में होता है। इसकी कॉजेज़ हैं हाइपोटेंशन, BP का कम होना,
या फिर हाइपोक्सिया, ऑक्सीजन का कम होना, या इडियोपैथिक और कुछ ड्रग्स की वजह से भी नौशिया और वोमिटिंग होती है। अब इसका ट्रीटमेंट है, स्टेमिटिल देना है हमें। स्टेमिटिल, हायोसिन, मेटोक्लोप्रामाइड। मेटोक्लोप्रामाइड जो होता है ये लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर की टोन को बढ़ाता है और गैस्ट्रिक एम्प्टिंग में जल्दी पैदा करता है। क्लोनिडीन और ग्रेनिसेट्रॉन। ग्रेनिसेट्रॉन जो है ये एंटी एमेटिक ऑफ चॉइस है इन पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड। नाउ द हाइपोथर्मिया दैट इज़ टेम्परेचर बिलो नॉर्मल। जो कोर टेम्परेचर है अगर वो लेस देन 35 डिग्री सी हो जाए तो ये कंडीशन हाइपोथर्मिया की कंडीशन कहलाती है। कॉजेज़, ऑल इन्हालेशनल एजेंट्स जो है वो हाइपोथर्मिया कॉज करते हैं। इसी तरह से स्पाइनल और एपिड्यूरल एनेस्थीसिया के नतीजे में भी बॉडी टेम्परेचर कम हो जाता है। एयर कंडीशनड ऑपरेशन थिएटर्स या कोल्ड आईवी इन्फ्यूजन, इसी तरह से इवेपोरेशन के नतीजे में भी हाइपोथर्मिया होता है। हाइपोथर्मिया को हम क्लासीफाई करते हैं 3 डिग्रीज़ में या 3 टाइप्स में, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। माइल्ड जो होता है हाइपोथर्मिया ये स्टैंड करता है बिटवीन 28 डिग्री टू 35 डिग्री सेंटीग्रेड। मॉडरेट में 21 डिग्री से 27 डिग्री सी सेंटीग्रेड जो है टेम्परेचर ऑफ बॉडी, ये कंडीशन जो है ये मॉडरेट हाइपोथर्मिया कहलाती है। अगर बॉडी का टेम्परेचर लेस देन 20 डिग्री सी हो जाता है तो ये कंडीशन कहलाती है सीवियर हाइपोथर्मिया। सीवियर अगर हाइपोथर्मिया होता है तो इस कंडीशन में शिवरिंग होती है जो कि एक्ट करती है एज अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म, क्योंकि शिवरिंग की वजह से जो ब्लड वेसल्स होती है वो इनलार्ज हो जाती है, ठीक है, या डायलेट होने लगती हैं। मोस्टली ये हेलोथेन की वजह से होता है शिवरिंग। इसमें ड्रग ऑफ चॉइस जो है शिवरिंग के लिए ये पेथिडीन है और सेकंड ड्रग ऑफ चॉइस जो है वो ट्रेमाडोल है। इसके अलावा हम अदर एजेंट्स लाइक प्रोपोफॉल, मैग्नीशियम सल्फेट वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है हाइपरथर्मिया। हाइपर मेटाबॉलिक स्टेट्स जैसे कि थायरोटॉक्सिकोसिस या फियोक्रोमोसाइटोमा या फिर न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम या कुछ दवाएं जैसे एट्रोपिन, पेथिडीन, मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स, एम्फेटामाइंस, ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट्स वगैरह हाइपरथर्मिया का कॉज बनते हैं। या फिर ब्रेन में मौजूद टेम्परेचर रेगुलेटिंग सिस्टम जो कि हाइपोथैलेमस में मौजूद होता है स्पेसिफिकली, अगर उसमें इंजरी हो जाए तो ये भी सबब बनता है हाइपरथर्मिया का। मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया ये भी हो सकता है। तो इसका ट्रीटमेंट ये होगा कि हमें ऑल एनेस्थेटिक्स एजेंट को स्टॉप करना है फ़ौरन, 100% ऑक्सीजन के ज़रिए हाइपर वेंटिलेशन करना है और आइस कूलिंग और आइस कोल्ड सलाइन के ज़रिए टेम्परेचर को कंट्रोल करना है। अगर एसिडोसिस की कंडीशन है तो उसको हमें करेक्ट करना है बाय सोडियम कार्बोनेट जो कि 2 से 4 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से दिया जाता है। तो दीज आर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ जनरल एनेस्थेशिया। All the complications are completed and this topic is finished today now.